नमस्कार साथियों। तो कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का कुछ परिचय पढ़ा था। जैसे एंड्रोमेडा हो गया, मिल्की वेव हो गया, आगे जैसे पृथ्वी का आकार हो गया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, पृथ्वी का व्यास कितना है। जैसे 40,075 किलोमीटर विषुवत-रेखीय व्यास हो गया, 40,008 किलोमीटर पृथ्वी का जो है वो ध्रुवीय व्यास हो गया। वैसे ही जैसे ध्रुवीय परिधि हो गई 40,008 किलोमीटर, और 40,075 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी का विषुवत-रेखीय परिधि हो गई। उसी तरह जैसे पृथ्वी की जो विषुवत-रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर है। इसी तरह हमने व्यास भी पढ़ लिया था, व्यास का अंतर भी देखा था हमने, जो कि 42 किलोमीटर का है। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमने एक मिनट, हाँ जी, तो हमने ये भी पढ़ लिया था। और आगे देखिए पृथ्वी का अक्ष भी देखा था हमने, पृथ्वी जो हो कितने डिग्री या कितने डिग्री अपने मूल अक्ष के साथ कोण बनाती है, और कितनी डिग्री पृथ्वी जो है वो अपने मुँह झुकी हुई है। इसी तरह से हमने जैसे मान लीजिए पृथ्वी की कक्षा देखी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आकार में पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। जैसे वलयाकार में लगाती है, अंडाकार भी बोलते हैं उसको, एलिप्टिकल भी बोलते हैं। तो वहाँ से वहाँ तक हमने पृथ्वी का कुछ जो है नॉर्मल सा परिचय देखा था हमने। उसके बाद अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ था, अक्षांश व देशांतर, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, ग्लोब पर कितनी होती हैं, और मानचित्र पर कितनी होती हैं, इस बारे में हमने कुछ पढ़ा था। इसके बाद आगे जैसे मान लीजिए हम चलते हैं तो एंटीपोडल बिंदु भी पढ़ा था। तो एंटीपोडल बिंदु देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया से हम जैसे मान लीजिए इंडिया केंद्र है, और इंडिया के ठीक विपरीत दूसरी साइड पृथ्वी के कौन सा देश होता है उसको एंटीपोडल बिंदु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 23 डिग्री नॉर्थ है, तो इसका जो एंटीपोडल बिंदु है वो आपका 23 डिग्री साउथ हो जाएगा। उसी तरह जैसे दो स्थान होते हैं उनकी न्यूनतम दूरी को भी ग्रेट सर्किल बोलते हैं। मुख्य अक्षांश रेखाएं भी पढ़ी थी हमने, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा उसकी कुछ मैन मान लीजिए थोड़ी वो विशेषताएं भी देखी थी कि वृत्त किस लिए कहते हैं, विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, इक्विनॉक्स क्यों कहा जाता है इसको, इसका महत्व क्या है, इस तरह से हमने कुछ पढ़ी थी। तो आज से हम यहाँ तक हमने कल देख लिया था, और आज हम देखेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड। तो देखिए देशांतर क्या है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए वैसे वास्तव में ये रेखाएं नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रूप से जियोलॉजिस्ट जो हैं भूवैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया है कि पृथ्वी के अंदर जो जगह है उनके अंदर जैसे मान लीजिए सीमा हो गई आपकी, जैसे उनका टाइम निर्धारण करने के लिए हो गया, तो इस तरह से समुद्री निर्धारण हो गया। इस तरह से इनके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ जो हम अक्षांश रेखाएं और जैसे मान लीजिए देशांतर रेखाएं ये हैं वो काल्पनिक हैं, ये कोई वास्तव में यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं कि 23.5 डिग्री उधर से गुजरती है तो आपको वहाँ पे दिखेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिखेगी नहीं बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो अक्षांश रेखाएं क्या है, जैसे ये देशांतर रेखाएं, सॉरी अक्षांश का नाम आता है बार बार। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो देखिए ये गोल नहीं बना है क्योंकि माउस की वजह से ये गोल नहीं बन पाता है। तो अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, देखोगे तो पैड भी ले आएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए इधर से इस तरह से जो है वो देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी के अंदर, सीधी खड़ी होती हैं ये, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ऐसे आडी होती हैं। समझ गई बात को? अर्थात ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तरी ध्रुवों के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये इधर से आपका हो गया दक्षिण ध्रुव, इधर से इधर की जो खींची जाने वाली रेखाएं होती है काल्पनिक रेखाएं, वो देशांतर रेखा कहलाती हैं। अब देखिए वही बात आ जाती है, जैसे अक्षांश ग्लोब पर कितने हैं, मानचित्र पर कितने हैं, उसी तरह से आपके जो देशांतर हैं उनकी भी गणना होती है कि ग्लोब पर कितने हैं, मानचित्र पर कितने हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए ग्लोब पर अक्षांश कितने हैं, 180 और 180 160 हो गए, और एक वो 90 डिग्री, सॉरी 180 वाला तो एक 0 डिग्री वाला हो गया, और एक 180 दो बार काउंट हो रहा, तो इसलिए एक ये माइनस हो जाएगा। इस वजह से 360 ग्लोब पर जो देशांतर हैं वो आपकी 360 है। कितनी है? 360 जनसंख्या। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे तो 180 है, उसको दो बार काउंट होता है,
क्यों क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये हो गई। अब जैसे मान लीजिए इधर से चलते हैं, ये 1 हो गई, इस तरह से हम चलते चलते इधर से 180 डिग्री यहाँ पे आते आते हो जाती है। इधर से भी चलते चलते 179 आती है और 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरी पृथ्वी पे एक है, जिस तरह से 0 डिग्री एक है उसी तरह से। तो देखिए 180 को 2 बार काउंट हो जाता है ग्लोब पर, इस वजह से उसको 2 बार काउंट होने की बजाय इसको एक ही बार काउंट करते हैं तो 360 आ जाता है। एक प्लस कौन सा है, देखिए एक माइनस किया हमने, एक माइनस वो इसलिए किया है क्योंकि 180 2 बार आ जाता है, इस वजह से इसको एक बार माइनस कर दिया। अब एक प्लस है, तो प्लस क्यों है, तो प्लस वो इसलिए है क्योंकि 0 डिग्री को वैसे हम 1 2 3 4 इस तरह से गणना करते हैं, लेकिन एक 0 डिग्री देशांतर भी है, उसको भी हम काउंट करते हैं, तो 360 अक्षांश होते हैं टोटल। चलिए अब देखिए मानचित्र पर, तो मानचित्र पर देखते हैं मानचित्र पर क्या है, तो मानचित्र पर भी यही सिस्टम है। तो मानचित्र पर क्या है कि 180 डिग्री दोनों बार ही काउंट होता है मानचित्र के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री दोनों बार ही काउंट होता है। क्यों, वो इसलिए काउंट होता है, जैसे मान लीजिए ये मानचित्र हो गया, वही वो अक्षांश वाली बात है, जैसे मान लीजिए ये मानचित्र हो गया। अब इस मानचित्र पर जैसे मान लीजिए ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया आपका। अब इधर से चलेंगे, जैसे ये हो गया 1, तो इस तरह से मान लीजिए ऐसे चलते चलते 179 हो गए और ये 180 हो गई। इसी तरह से इधर भी जैसे मान लीजिए ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 25 हो गया, जैसे ये 179 हो गया और ये 180 हो गया, तो ये भी काउंट हो जाएगा और इधर से आपका ये भी काउंट हो जाएगा, और 0 डिग्री तो यहाँ पे काउंट होना ही है। तो इस वजह से मानचित्र पर जो देशांतर रेखाएं हैं, या जो मानचित्र पर जो देशांतर हैं, वो देशांतर आपके 361 है। तो आप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यों, क्योंकि ये आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं वहाँ से ये डेटा लिए हुए हैं, तो वहाँ का ही वहाँ पे जैसे मान लीजिए बोर्ड ने कुछ और मान लिया हो, तो इसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब ग्लोब है, ग्लोब पर मानचित्र देशांतर है वो कितने हैं, वो 360 है। मानचित्र पर कितने, 361 है। एक का आंकड़ा रहता है, वही बात है, वो अक्षांश वाली बात होती है ना, उसी तरह से एक का आंकड़ा रहता है आपका। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए अगला अपना टॉपिक आता है कि देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। उसी तरह जैसे मान लीजिए अक्षांश रेखाएं वो समांतर चलती हैं, मिलती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, वृत्त बनाती हैं, उसी प्रकार इस पे भी देखिए ये ध्रुवों पे, देखिए ये क्या लिखा है कि ध्रुवों पर विसर्जन मिलन। वो इसलिए होता है कि पृथ्वी के जैसे मान लीजिए इधर से चलती है, इधर से चलती है, इधर से चलती है, इस तरह से ध्रुवों पे ऑटोमेटिक विसर्जन हो जाता है, मतलब विसर्जित मिलन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये ऐसे चलती है, ऐसे 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 ही तो होती है ना, तो इसी वजह से वो ध्रुवों पे, ये ध्रुवीय है यहाँ पे, तो ऐसे ये हो जाती है। तो देखिए सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है, बिल्कुल मिलती हैं, अथवा विसर्जित होती हैं। जैसे मान लीजिए आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ आप देख रहे हैं ना इंटरफेस यहाँ पे, तो ये ध्रुवों पे क्या हो जाती है, विसर्जित होती हैं, विसर्जित मिलन बताते हैं इनको। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होती है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हो गई, इस तरह से चलती हैं ये देशांतर रेखाएं अपनी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, इस वजह से क्या है, जो कि 111.32 किलोमीटर है। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो सर्वाधिक दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होती है, जो कितनी है, 111.32 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का जो जैसे ध्रुवीय व्यास है ना, जैसे ये आपका व्यास है विषुवत रेखा, जैसे इस तरह से ये इधर से ये व्यास है, ये ऐसे ऐसे मान लीजिए ये पृथ्वी का व्यास है विषुवत रेखा 40,075 किलोमीटर। इसके अंदर आप अगर 360 का भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिक 111.32 ही आएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात है नहीं। चलिए जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी है वो निरंतर घटती जाती है। वो आपको भी पता है क्यों, वो इसलिए घटती है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोल है, यहाँ से यहाँ तक ये गोल है, इस वजह से ये ध्रुवों की ओर विसर्जित मिलन होता है, इनका मिलन होता है। तो आपको पता है कि मिलन कहाँ होता है, जहाँ पे दूरियाँ कम हो जाती हैं वहाँ पे मिलन होता है। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो देशांतर रेखाएँ हैं उनमें दूरी घटती जाती है, और 90 डिग्री पर यह शून्य हो जाती है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर तो ये मिल ही जाती है, 90 डिग्री पर तो ये विसर्जित होना ही लग जाती है ना, इस वजह से 90 डिग्री पर ये क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती है। इसीलिए देशांतर रेखाओं के समांतर रेखाएं नहीं माना जाता। तो अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो कभी मिलती नहीं आपस में, लेकिन देशांतर जो रेखाएं हैं वो आपस में
90 डिग्री पे मिल जाती हैं। इसी वजह से इनको समांतर रेखाएं माना जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई है वो समान होती है, लगभग 20,004 किलोमीटर। वो आपको पता ही है क्योंकि पृथ्वी इस तरह से है और जो देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरह से है, इस तरह से, है ना। तो क्या है कि पृथ्वी जो है वो अपनी क्या है, गोल है, और गोल की वजह से क्या है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, उनकी लंबाई है वो समान होती है। लंबाई कितनी होती है उनकी, तो लंबाई होती है आपकी 20,004 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है, क्यों, तो वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जैसे मान लीजिए ये अक्षांश, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गई, इधर से देखिए ये पृथ्वी गोल है तो ऊपर थोड़ी कम तो होगी ना जगह। तो इस वजह से अक्षांश जो रेखाएं होती है ना, उनकी जो लंबाई है वो क्या नहीं होती है, वो समान नहीं होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। ये मोटे मोटे यही अंतर है देशांतर और अक्षांश रेखाओं के अंदर। तो प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, इसलिए पूर्ण देशांतरीय वृत्त बनाने के लिए 2 देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ भी है कि देशांतर रेखाओं की पूर्ण वृत्त बनाने के लिए 2 देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या, कौन दो, सॉरी, वो क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि देशांतर रेखाओं की वृत्त बनाने के लिए, पूर्ण देशांतरीय वृत्त बनाने के लिए कितनी रेखाओं का उपयोग किया जाता है, तो वो आपके 2 देशांतर रेखाओं का। ये सही और गलत कथन के अंदर आया हुआ है कि पूर्ण देशांतरीय वृत्त बनाने के लिए 2 देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये सही और गलत के अंदर क्वेश्चन आया था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसके अंदर। तो प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए ये देशांतर रेखा है इस तरह से, और इसके सामने वाली जो देशांतर रेखा वो इस तरह से मिलती है, तो ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, ना कि ये एक ये अर्धवृत्त का ही निर्माण करती है। जैसे आपको बताया कि जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री के सामने ठीक विपरीत देशांतर रेखा कौन सी है, तो ये मान लीजिए ये 180 में से आपको 0 को निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके एंटीपोडल बिंदु हो जाएगा उसका। जैसे 5 डिग्री है तो 5 डिग्री का जो है वो 5 डिग्री किससे मिलकर अपना पूर्ण देशांतरीय वृत्त बनाएगी, तो 5 डिग्री है, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो अगर 175 डिग्री पूरी पश्चिमी देशांतर रेखा से मिलेगी तो वो अपना क्या बना लेगी, पूर्ण देशांतरीय वृत्त बना लेगी। इसको निकालना कैसे है, तो देखिए जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए एक साइड पृथ्वी कितनी होती है, 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, तो आपको क्या करना है कि 180 में से, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का एंटीपोडल बिंदु कौन सी रेखा है, तो आपको क्या करना है कि 180 में से 5 को माइनस निकाल लेना है, तो वो आपका जो 175 रहेगा वो उस 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का एंटीपोडल बिंदु आ जाएगा। देखिए इसके अंदर सिस्टम ये है कि अगर आपका अक्षांश रेखा, जैसे मान लीजिए 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का अगर आपको एंटीपोडल बिंदु पूछा जाए, तो उसका तो एंटीपोडल बिंदु सिंपल से हो जाएगा कि 5 डिग्री साउथ, कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। लेकिन अगर 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का एंटीपोडल बिंदु पूछा जाए तो उसको आपको 180 में से माइनस करना ही होगा, तभी वो आपका सही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है अपनी PDF के अंदर कि 21.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर एक भूकंप आता है। उस भूकंप के अंदर के ठीक विपरीत का स्थान किस अक्षांश व देशांतर पर अवस्थित है। जैसे, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो देखिए 21.5 डिग्री अक्षांश और 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले हम अक्षांश को लेते हैं, इस पे क्या आता है, भूकंप आता है, और उस भूकंप के अंदर के ठीक विपरीत यानी एंटीपोडल स्थान। देखिए ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको विपरीत नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको लिखा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आएगा कि एंटीपोडल स्थान किस अक्षांश व देशांतर पर अवस्थित है। जैसे मान लीजिए 21.5 डिग्री पे भूकंप आता है, तो इसका जो एंटीपोडल बिंदु है या अपनी सिंपल भाषा में विपरीत स्थान है वो आपका 21.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। यहाँ दक्षिण की जगह सिर्फ उत्तरी ही करना है अक्षांश के अंदर। लेकिन अगर 87.5 डिग्री आपको पूछ रहा है कि पूर्वी देशांतर है, तो इसको क्या करना है, 180 में से 87.5 को माइनस कर देना है। अगर 180 में से 87.5 को माइनस करेंगे पूरी देशांतर को, तो आपका आएगा कि 92 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए भारत की मानक समय रेखा की ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा, अब आपको भी पता है कि भारत की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको कि 180 डिग्री है, इनमें से 82.5 डिग्री को आपको माइनस करना है, तो 97.5 डिग्री पश्चिमी आ जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 82.5 अपनी पूर्वी देशांतर रेखा है। ओके जी, तो हम इस तरह से कुछ करेंगे।
तो ये अपना जो है वो वीडियो है। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो देशांतर रेखा है, इनके जो मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? गोरे कहते हैं। अब देखिए मुख्य देशांतर रेखाएं, तो मुख्य देशांतर रेखाओं की अपन बात करते हैं तो देखिए मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। चलिए आगे हम अपने जो बिंदु है उसको आगे लेकर चलते हैं। चलिए देखिए हमने इतनी बात कर ली थी कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो स्थान है उसको गोरे कहते हैं। देखिए मुख्य देशांतर जो रेखाएं हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो सबसे पहले तो इसी की बात करते हैं क्योंकि बीच में ये आता है और सबसे लंबी यही रेखा होती है। देखिए क्या है कि 1884 के अंदर वॉशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1884 के अंदर। और इस सम्मेलन में 0 डिग्री अक्षांश का नाम आता है बार बार। तो इस सम्मेलन में 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। देखिए कन्फ्यूजन होने वाला यही एक यहाँ पे है। देखिए कुछ देखिए आप ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री को ही देशांतर समय रेखा कहते हैं और 0 डिग्री को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देखिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उस देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। देखिए ये दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, ये 180 डिग्री है और वो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। 1884 के पश्चात जो संपूर्ण दुनिया है उसका समय तथा तिथि इन्हीं दो रेखाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली इतनी बात है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा उसको समय रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। और 1884 ये कोई नहीं पूछने वाला आपको। अब देखिए 1905 से पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो उज्जैन से होकर गुजरती थी। ये अपने इंडिया से होकर गुजरती थी भाई 1905 से पूर्व है, ठीक है ना। तो इस फैक्ट का भी कोई मतलब नहीं है, ये भी ऐसे ही इसके अंदर लिखा गया है, वैसे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मल जानकारी के लिए है अपने, बाकी इसको एग्ज़ाम के अंदर कोई नहीं पूछता है। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या ग्रीनविच रेखा यानी कहा जाता है, ठीक है जी। क्योंकि या GMT भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यह रेखा इंग्लैंड की जो ग्रीनविच वेधशाला है उसके ऊपर से होकर गुजरती है और यह रेखा विश्व के कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। देखिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये 9 देशों से होकर गुजरती है। इनमें से देश मान लीजिए अपन देखते हैं, एक तो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और एंटार्कटिक यानी अंटार्कटिका। ये जो 9 देश हैं इनसे होकर ये रेखा गुजरती है। अब देखिए GMT रेखा है वो संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित करती है, साथ ही साथ पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है पूरी अपनी और ये आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये इधर और ये इधर, ये 2 भागों में पृथ्वी को है वो विभाजित कर देती है। उसी प्रकार जिस तरह से आपकी अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में विभाजित करती है, उसी तरह 0 डिग्री जो है वो विश्व को आपके पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित कर देती है। और इस रेखा के आधार पर समय गणना निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला सिस्टम है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से पूर्व की तरफ हम जाते हैं ना तो समय बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 8 बजे, तो इस 0 डिग्री पे जैसे मान लीजिए 8 बजे, और जैसे मान लीजिए इधर हम बढ़ते जाएंगे तो 8:04, 8:16, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे ही हम 0 डिग्री से पश्चिम से 0 डिग्री की ओर जाते हैं तब तो समय बढ़ता है। देखिए यहाँ पे ये लाइन, इस लाइन को आप मत देखिए। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री से हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, और 0 डिग्री से हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है? आपका घटता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा कि 0 डिग्री से हम
पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, और 0 डिग्री से हम अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर घुमा के दिया जाए तो वो इस तरह से लगता है कि पश्चिम से अगर हम 0 डिग्री की ओर जाएं तो समय क्या होगा, तो समय भाई साहब पश्चिम से अगर हम इधर से देखिए इस तरफ जाएंगे तो जो समय है वो आपका प्लस होगा यानी बढ़ेगा, और अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये समय क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा। देखिए इस ये कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है यहाँ पे। 0 डिग्री से हम पूर्व की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री से देखिए 0 डिग्री से पूर्व की तरफ की बात कर रहा है, ये दिशा नहीं बोल रहा है 0 डिग्री से पूर्व की तरफ, ठीक है ना, ये दिशा नहीं बोल रहा है, ये पूर्व 0 डिग्री की तरफ ये दिशा आपकी नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 0 डिग्री से पूर्व की तरफ समय बढ़ता है। क्या होता है, 0 डिग्री से पूर्व की ओर समय बढ़ता है, और पूर्व से 0 डिग्री की तरफ समय घटता है। पूर्व से हम इधर से इधर जाएंगे तो समय घटेगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए 0 डिग्री से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, समय घटेगा। और पश्चिम से अगर 0 डिग्री की ओर, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है, और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, PDF को पढ़िएगा, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि GMT रेखा के आधार पर संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा विभाजित किया गया है। देखिए मान लीजिए पूरा जो विश्व है उसमें पूरी विश्व के अंदर 24 टाइम जोन है। ज़्यादा टाइम जोन यहाँ पे नहीं रखा गया है, इस 24 से और ना 24 से कम है। वायु परिवहन के संचालन तो संपूर्ण विश्व ने एक यूनिवर्सल यानी UTC टाइम जोन यानी यूनिवर्सल टाइम जोन तय किया गया, और इस प्रकार 24 टाइम जोन ग्लोब पर हैं और एक टाइम जोन आपके वायुमंडल के अंदर है। तो इस वजह से कितने हो गए, 25 हो गए, लेकिन ग्लोब पर जो टाइम जोन है वो आपके विद्यार्थियों 24 ही टाइम जोन है, न कि 25। देखिए सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो रूस के अंदर है, कितने हैं, 11 है। ये फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फ्रांस के अंदर 12 टाइम जोन है, लेकिन देखिए फ्रांस के अंदर 12 टाइम जोन है, लेकिन फ्रांस की जो मुख्य भूमि है उस पर न होकर महासागरों में स्थित है। जो फ्रांस के जो महासागर है वहाँ पे स्थित है। फ्रांस के जो अधीनस्थ क्षेत्र हैं उनके अंदर अवस्थित है। लेकिन फ्रांस के अंदर क्या है कि जो खुद का जो एरिया है ना, वो खुद की जो फ्रांस की जो मुख्य भूमि है उस पे नहीं है ये 12, उस पे कम है 12 से। लेकिन जो रूस है उसकी जो मुख्य भूमि है उसके अंदर अकेले रूस के अंदर 11 है। तो इस वजह से विश्व के अंदर सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो आपके रूस के अंदर है। अब देखिए मानक समय रेखाएं, तो प्रत्येक देश ने अपनी मानक समय जो रेखा है वो निर्धारित कर रखी है। जैसे हमने अपने इंडिया ने भी कर रखी है, जैसे 82.5 डिग्री। उस मानक समय रेखा पर जो समय होता है वही समय उस पूरे देश का समय माना जाता है। दो निकटतम मानक समय रेखाओं के मध्य न्यूनतम 7.5 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर माना जाता है। इस आधार पर जो संपूर्ण ग्लोब है उस पर कुल 48 समय रेखाएं निर्धारित की गई है। समय रेखाएं 48 निर्धारित की गई हैं। देखिए इस 7.5 डिग्री देशांतर रेखा क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने अपने इंडिया के अंदर 82.5 डिग्री को मान रखा है, ठीक है ना, क्या मान रखा है, 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा हमने मान रखा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम 82.5 के बाद 85.5 को एक और समय रेखा को हम निर्धारित कर लें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, इसमें 7 जोड़ना होगा। 7 जोड़ते हैं, 82 के अंदर 7 जोड़ते हैं तो 89.5 डिग्री आता है। तो 89.5 डिग्री से नीचे की जो देशांतर रेखा है उसको हम टाइम जोन नहीं मान सकते, उसको मानक समय रेखा हमें निर्धारित नहीं कर सकते। कम से कम हमें अगर इंडिया के अंदर दूसरी टाइम जोन अगर मानक समय रेखा निर्धारित करनी है तो वो 89.5 डिग्री को ही कर सकते हैं। इससे नीचे की हम मानक समय रेखा निर्धारित नहीं कर सकते। स्वतंत्रता से पहले भारत में 2 समय रेखाएं थी, कौन कौन सी थी, तो उसके अंदर एक आपकी इलाहाबाद से होकर गुजरती थी और दूसरी आपके बंगाल से होकर गुजरती थी। चूँकि बंगाल क्षेत्र था वहाँ पे क्या होता था, चाय का व्यापार होता था, इसलिए इसको टी टाइम जोन या टी टाइम लाइन अथवा दार्जिलिंग समय रेखा कहा जाता है। देखिए स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता से पहले भारत को 2 टाइम जोन में विभाजित किया गया था। अभी भी मांग चल रही है कहाँ कहाँ पे कि इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन होने चाहिए, क्योंकि जो पूर्वी भाग है और जो पश्चिमी भाग है उनमें जो सूर्य उगता है और छिपता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। इस वजह से उसको भी 2 टाइम जोन में बांटने की बातें कर रहे हैं लोग कि इंडिया को भी अभी जो है वो वर्तमान में 2 टाइम जोन के अंदर बांटना चाहिए। तो देखिए
1947 के बाद भारत में एक समय रेखा तय की गई थी और वो थी 82.5 डिग्री। आप सबको पता है पूरी देशांतर रेखा, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से? तो ऊपर आपका उत्तर प्रदेश आ गया, उसके बाद में जैसे मध्य प्रदेश आ गया, उसके बाद में जैसे छत्तीसगढ़ आ गया, उसके बाद में उड़ीसा आ गया और उसके बाद में आंध्र प्रदेश आ गया। इस तरह से ये आपके 5 जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। इस तरह से गुजरती है। ऊपर यूपी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया और आंध्र प्रदेश आ गया। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो मिर्ज़ापुर को तय किया गया। देखिए, ज़्यादातर लोग बताते हैं कि वो नैनी को तय किया गया, लेकिन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी के अंदर भी पूछा जाता है तो वहाँ पे भी मिर्ज़ापुर ही था। एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मिर्ज़ापुर की है, जो कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। जीएमटी यानी 0 डिग्री रेखा से कितने हैं? 5.5 घंटे हम आगे। क्यों? क्योंकि हम किधर हैं? हम पूर्व की तरफ हैं। देखिए 0 डिग्री जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? वो आपको पता है कि इंग्लैंड से गुजरती है, उधर से गुजरती है, जो यूरोपीय देश है वहाँ से गुजरती है। तो हम 2 चीज़ों के अंदर यूरोपीय देशों से आगे हैं। एक तो टाइम के अंदर, जैसे मान लीजिए वहाँ पे वो हमसे 5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे पीछे हैं और हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। दूसरा जनसंख्या। बस इसी 2 हैं जहाँ जो टॉपिक हैं या मुद्दे हैं वहाँ पे हम यूरोपीय देशों से आगे हैं, बाकी उनसे आपको पता ही है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 1884 में वाशिंगटन में 180 डिग्री देशांतर रेखा के समांतर। देखिए 180 डिग्री खुद नहीं है, लेकिन इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के समांतर एक तिथि रेखा तय की गई है। ठीक है, देखिए तय की गई 180 डिग्री तिथि रेखा नहीं है, बल्कि 180 डिग्री के समांतर तिथि रेखा खींची गई। लेकिन हम नॉर्मली यूजुअली जो भाषा में बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि 180 डिग्री तय की गई है। ठीक है जी, तिथि रेखा खींची गई। इस रेखा के आधार पर संपूर्ण विश्व को 2 तिथि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? तिथि रेखा कहा जाता है। कितने? 2 तिथि रेखा में विभाजित किया गया संपूर्ण विश्व को। यह रेखा किसी भी स्थलखंड को नहीं छूती है। ये इसकी विशेषता है किसकी? तिथि रेखा की। पूर्ण रूप से जलखंड यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अपवाद है एक अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन ये देखिए स्थलखंड को नहीं छूती है। ये लगभग जलखंड से ही होकर गुजरती है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर 2 भिन्न तारीखें या तिथियां होती हैं। अगर यह रेखा किसी स्थलखंड से गुजरेगी तो वहाँ पर 2 तारीखें होंगी। इसके कारण उस देश में प्रशासनिक जो अव्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए इसको जलखंड से निकाला गया है। जहाँ कहीं स्थलखंड मध्य में भाग आया वहाँ पर आइडियल यानी जो तिथि रेखा है उसको मोड़ दिया गया। इस प्रकार कुल 22 मोड़ हैं, 3 विचलन हैं, लेकिन मुख्य जो मोड़ है वो 8 मोड़ हैं इसके अंदर। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो तिथि रेखा है उसको स्थलखंड से सीधा नहीं, जैसे मान लीजिए स्थलखंड है उससे नहीं लिया गया, उसको जलखंड के अंदर ही खींचा गया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इंडिया है, ऐसे आप एक सपोज कीजिए आपको, और जैसे मान लीजिए यहाँ से ये इंडिया है, और अगर ये इंडिया के अगर बीच में से हो जाएगी तो इंडिया के तो 2 टाइम जोन हो गए ना। इस वजह से इधर वाला चलेगा कि मैं 8 बजे चल रहा हूँ, इधर वाला समझेगा कि ये 9 बजे चलेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये प्रशासनिक अव्यवस्था हो जाएगी। तो उस देश का क्या होगा? जो प्रशासनिक है, जो शासन है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको क्या किया गया? जलखंड से ही लिया गया। और जहाँ के जैसे मान लीजिए ये ऐसे चल रही है और अगर यहाँ पे स्थलखंड आ गया तो इस तिथि रेखा को क्या कर दिया गया? इधर मोड़ दिया गया, फिर इधर इसे लिया गया, फिर जैसे मान लीजिए फिर से जलखंड आ गया, इधर आ गया। जैसे ये जलखंड के अंदर चल रही है, इधर जैसे स्थलखंड आ गया तो इसको इधर मोड़ दिया गया और इधर से इसको ऐसे लिया गया। इस तरह से इसको मोड़ दिया गया। जहाँ पर भी इसके बीच में जलखंड आया वहाँ पे इसको मोड़ दिया गया। यह रेखा पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो इस प्रकार है। कैसे कैसे? जैसे चुक्की सागर है, बेरिंग सागर है, अल्यूशन है, टोगा है। तो ये प्रशांत महासागर से लगभग प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और जो प्रमुख क्षेत्र है वो ये है, एक तो चुक्की सागर में से गुजरती है प्रशांत महासागर के अंदर, बेरिंग सागर से गुजरती है, अल्यूशन और टोंगा से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसके पश्चिम और जो पूर्व में अलग अलग तिथियाँ होती हैं जो इस प्रकार है। वो आपको पता है, जैसे टाइम है उसी प्रकार जैसे टाइम 0 डिग्री से इधर जाते हैं तो वो बढ़ता है और 0 डिग्री से हम इधर जाते हैं तो वो घटता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गई, ये 180 डिग्री हो गई। 180 डिग्री के पश्चिम में तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए गोलार्ध निर्धारित कौन करता है? गोलार्ध करता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित कर देती है, पश्चिमी गोलार्ध और आपके पूर्वी गोलार्ध। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 180 डिग्री, ये 180 डिग्री 0 डिग्री की ठीक विपरीत है, उस साइड है ना।
तो 180 डिग्री के पूर्व दिशा पश्चिमी गोलार्ध में कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। और 180 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध में पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार 180 डिग्री से हम पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, अगर 180 डिग्री से पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो ये एक माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस माइनस होगा। और अगर 180 डिग्री से हम पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं यानी पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 180 डिग्री के पूर्व दिशा में पश्चिमी गोलार्ध पड़ता है ना, तो उस जैसे मान लीजिए आप अगर ग्लोब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री है और 180 डिग्री के विपरीत एक 0 डिग्री के विपरीत 180 डिग्री कहीं कह भी दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात है इसके अंदर नहीं है। तो 0 डिग्री के इधर तो क्या हो गया? ये पूरी गोलार्ध हो गया, लेकिन पश्चिमी डिग्री तो इसके ठीक विपरीत है। तो इधर पश्चिमी डिग्री के 180 डिग्री के पश्चिम दिशा की तरफ क्या हो जाएगा? पूरी गोलार्ध हो जाएगा, ये मान लीजिए आप। और पूर्व दिशा की ओर क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। इस वजह से देखिए अगर हम 0 डिग्री के पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो आपको समय घटाना पड़ेगा। और 180 डिग्री के पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो आपको समय घटाना पड़ेगा। और अगर आप 180 डिग्री के पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो आपको समय जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 180 है, उसके पूर्व पश्चिमी दिशा की ओर पूर्वी गोलार्ध है और पूर्वी दिशा की ओर पश्चिमी गोलार्ध है। आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यही इस टॉपिक के अंदर और ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें नहीं है। इस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाली जो चीज़ें हैं वो दो ही हैं। एक तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, मानचित्र भी कितनी है, और आपके ग्लोब पे कितनी है। उसी प्रकार जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री से किधर की ओर जाने पर बढ़ती है? 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने की ओर बढ़ती है या पश्चिम की ओर जाने की ओर बढ़ती है। तिथि किधर 180 डिग्री के किधर जाने की ओर बढ़ती है। तो ये दो ही चीज़ें हैं, इनको आप अगर अच्छे से ध्यान में रख करेंगे। एक एंटीपोडल वाली बात है, वैसे इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान से रखेंगे तो ये टॉपिक आपको कभी मायूस नहीं करेगा एग्जाम के अंदर। पूर्वी गोलार्ध में तिथि हमेशा पश्चिमी गोलार्ध से एक दिन आगे रहती है। जैसे पूर्वी गोलार्ध में 9 मार्च है तो पश्चिमी गोलार्ध में 8 मार्च ही होगा। इसी कारण जैसे मान लीजिए हम कौन से गोलार्ध में हैं तो उसी प्रकार हम आगे नहीं हैं क्या पश्चिम यूरोपीय देशों से। इस कारण यदि कोई व्यक्ति अथवा यान पश्चिमी गोलार्ध से अगर पूर्वी गोलार्ध की ओर जाता है तो उसके कैलेंडर में एक दिन जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पश्चिम गोलार्ध से अगर आदमी 8 मार्च को चलता है तो अगर वो पूर्वी गोलार्ध की ओर जाता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि पूर्वी गोलार्ध में आज 9 मार्च हैं। कितनी है? 9 मार्च है। तो वो कितनी सीधा ही अगर पूर्वी गोलार्ध में पहुंचेगा तो उस दिन वो क्या हो जाएगा? अगर एक दिन का भी समय लगेगा तो पूर्वी गोलार्ध में अगर वो तिथि देखा गया तो वहाँ पे सीधा ही 10 तारीख आप उसको मिलेंगी। तो उसको कैलेंडर में एक दिन, जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति यान पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाता है तो उसको कैलेंडर में एक दिन कम करना पड़ेगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी गोलार्ध, और ये आपको बता दिया गया। अगर ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे तो ये कन्फ्यूज ही करेगा, ठीक है। इस कारण अगर कोई व्यक्ति यान या 180 डिग्री रेखा को देशांतर रेखा को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पार करता है तो एक दिन जोड़ना होगा। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पार करना, ये देखिए आप ज़्यादा पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन करेगा आपको। ऊपर जो हमने जो मैप बताया है ये, इसी को अगर आप बार बार अगर आप देखोगे, इसको समझोगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, वरना ये चीज़ें समझ में आनी नहीं है। और अच्छे से मैंने इस PDF के अंदर इसको नोट डाउन किया हुआ है। और एक देशांतर रेखा पर समय समान रहता है जबकि अक्षांश रेखा पर भिन्न भिन्न रहता है। देखिए इस चीज़ इसका क्या मतलब इस लाइन का, जैसे मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा पर पूरी पे क्या होगा? समय जो है वो समान रहेगा। एक देशांतर रेखा पर समय समान रहता है जबकि अक्षांश रेखा पर समय भिन्न भिन्न रहता है। अक्षांश रेखा पर क्यों रहता है? क्योंकि अक्षांश इस तरह से होती है, तो यहाँ का समय कुछ होगा, यहाँ का कुछ होगा, यहाँ का कुछ होगा, यहाँ का कुछ होगा, लेकिन देशांतर पे यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा, ठीक है। देशांतर का जो एंटीपोडल ज्ञात करने के लिए 180 में से उस देशांतर को माइनस किया जाता है जिस देशांतर का एंटीपोडल निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, 5 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका अगर एंटीपोडल बिंदु निकालना है तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, 180 माइनस 5 तो 175 आ गया। 175 डिग्री, ये इस 5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर का 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये उसका क्या हो जाएगा? एंटीपोडल बिंदु हो जाएगा। ग्रीनविच के 75 डिग्री, ये आपको बताया, ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है जियोग्राफी SST के अंदर। अब देखिए ये 3 विचलन है, ये विचलन वही है कि साइबेरिया क्या, साइबेरिया स्थलखंड है, उस स्थलखंड को तृतीय विभाजन से बचाने के लिए तृतीय रेखा को क्या कर दिया गया, इस तरह से, जैसे मान लीजिए अब साइबेरिया आ गया, इस तरह से इसको पूर्व की ओर मोड़ दिया गया।
द्वितीय विचलन क्या है कि एलूशन यानी यूएसए का भाग है और ये स्थलखंड है। इसको बचाने के लिए इस स्थिति रेखा, जैसे ये ऐसे चली, स्थिति रेखा को बचाने के लिए इसको क्या कर दिया गया, इधर की ओर मोड़ दिया गया। इसी तरह तृतीय विचलन है कि पूरी द्वीप समूह आ गया, उसको बचाने के लिए इसको पुनः क्या कर दिया गया, स्थिति रेखा को, जैसे स्थिति रेखा को क्या कर दिया गया, पुनः स्थिति रेखा को इधर पूर्व की ओर मोड़ दिया गया। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आगे भी इस ये जो पूरा कोर्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे फिजिकल जियोग्राफी का। ये अगर आप अच्छे से इसको देखते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ये आपको PDF फाइल है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई बिंदु आपको अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, उसका हल करने का या उसका जवाब देने का, अगर कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब देने का, उसका सॉल्यूशन करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू जी।